Anji, welcome to the online platform of Coachify. And now let's start with the discussion of today's newspaper, which is dated 28th of January. So आज के पेपर में जो सबसे अच्छी खबर आई है that is this one. रोहन बोपन्ना, the oldest man to win a slam title. तो he is an Indian player और उनको जो ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स था उसमें he has won the Grand Slam. So we are going to see this news. थोड़ा स्पोर्ट्स सेक्शन में जाएंगे तो वापस आएगी. दैट्स अ ग्रेट न्यूज़. ठीक है, ये तो आपने ध्यान रखना ही है. एंड मोस्टली जो ए नेट का पेपर होता है उनको दो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है. फर्स्ट इज बैडमिंटन और सेकंड है टेनिस. ठीक है, चलें. सो ये तो खैर इन्होंने ब्रीफ दिया हुआ छोटा सा, हम इसको बाद में देखेंगे. चलें. सो फर्स्ट न्यूज़ इज इंडिया एंड फ्रांस अग्री टू सेट अप जॉइंट सर्विलांस मिशन इन इंडियन ओशन. सो फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे, जयपुर भी घूमे हैं, आमेर फोर्ट भी गए हैं, हवा महल भी गए हैं, दिल्ली भी घूमे हैं. तो घूमने के साथ थोड़े और भी काम हुए हैं, जिसमें से कल हमने देखा था दे हैड अ डील और एग्रीमेंट्स फॉर द डिफेंस एंड डिफेंस स्पेस सेक्टर. सो उसी न्यूज़ के कंटिन्यूशन में ये है कि अभी जो है आपके इंडिया और फ्रांस ने एग्री किया है कि चलो ठीक है, हम आपका जो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन है उसमें वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द जॉइंट सर्विलांस मिशन. दोनों इकट्ठे इंडियन ओशन में सर्विलांस की बात कर रहे हैं. और ये जो मिशन था ये ऑलरेडी कैरी आउट हुआ था आपके रियूनियन आइलैंड से, विच इज़ अ फ्रेंच टेरिटरी. चले, एंड इफ यू गो टू मैप, तो दिस इज साउथ वेस्ट इंडियन ओशन. So this is your Indian Ocean, और तो दिस पोर्शन इज योर साउथ वेस्ट इंडियन ओशन. तो ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया. सो दिस सेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे एक आइलैंड है रीयूनियन आइलैंड. ठीक है, वो फ्रेंच टेरिटरी है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा. ये तो ये जो आइलैंड है यहाँ से आपके मिशन जो है वो इनिशिएट हुआ था अराउंड 2-3 years बैक. और उसी मिशन के कंटिन्यूएशन की जो बात है उसमें इंडिया ने कहा कि चलो ठीक है, वी आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद यू. ठीक है, सो आइलैंड का नाम एंड नेम ऑफ द मिशन. ठीक है, और इंडियन ओशन के कौन से सेक्शन या कौन से पोर्शन में इन्होंने वो सर्विलांस मिशन की बात की है, ये हमारे काम की चीज़ है. ओके, नेक्स्ट इज जारंगे पाटिल एंड्स स्टिल आफ्टर गवर्नमेंट ऑफर्स ओबीसी बेनिफिट्स टू मराठास. तो मराठा जो है वो आपकी एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, बट विद द ऑनगोइंग पुअर कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन की डिमांड की थी. भाई हमें जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन चाहिए जॉब्स वगैरह में. सरकार नहीं मानी, सिंपल सी बात है. तो फिर इन्होंने थोड़ा सा ये के वो था, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक मान ले, या मतलब अनशन पे बैठे थे लोग कि ठीक है भाई नहीं, हमें तो रिजर्वेशन चाहिए. तो अभी आपके सरकार जो वो मान गई है कि चलें ठीक है, हम मराठास जो हैं स्पेशली जो कुनबी कम्युनिटीज़ हैं उनको हम आपके रिजर्वेशन दे देंगे. और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक कमेटी बनी थी. ठीक है, वो कमेटी का नाम आपके लिए काम का है, एंड द नेम ऑफ द कमेटी इज दिस जस्टिस संदीप शिंदे कमेटी बनी थी. एंड द कमिटीज फंक्शन वॉज टू प्रोसेस कि भाई टू स्टडी द प्रोसेस कि हाँ भाई किस तरीके से जो मराठा कम्युनिटी है उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए, किस किस को मिलना चाहिए. अराउंड 54 लाख सर्टिफिकेट्स की बात हुई है. लेकिन एक इनकी वो और है कंडीशन कि भाई ये जो कमेटी आपने बनाई थी संदीप शिंदे कमेटी, इसको थोड़ा और टाइम दो. अभी कुछ लोग रह गए हैं, तो सरकार ने जो हामी भर लिए कि चलिए ठीक है, हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे. ठीक है, चले. हाँ जी, नेक्स्ट इज हैंड ओवर ज्ञान वापी साइट. VHP आस्क्स मॉस्क पैनल. VHP का यहाँ पे मतलब है विश्व हिंदू परिषद. तो ऑब्वियसली प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, तो इन्होंने कहा है कि ये मॉस्क जो है उसको हटाओ, और वो जो साइट है ज्ञान वापी वो हमारी साइट है, मतलब हिंदूज की साइट है. यहाँ पे पहले एक मंदिर हुआ करता था, जो कि अभी ASI के सर्वे में भी पता लग गया कि हाँ भाई पहले यहाँ पे जो है वो एक मंदिर था. तो जो विश्व हिंदू परिषद है वो कह रही है अब तो ठीक है, अब तो प्रूव हो गया है, अब हमें हमारी जगह दे दो. अच्छा, इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ जो चीज़ें हैं वो ये
ये जो ASI की जो रिपोर्ट आई है विच इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ज्ञान बाबे मॉस्क की जो वेस्टर्न वॉल है वो पहले हिंदू टेम्पल का पार्ट थी, और भी कुछ कुछ जो और पहले जो टेम्पल था उसके कुछ पिलर्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी इन्होंने काम में लिए हुए हैं। और ये जो मॉस्क है इसको औरंगजेब ने बनवाया था 17th सेंचुरी में। तो अगर औरंगजेब ने बनवाया है इसका मतलब जो इस टेम्पल का डिमोलिशन है वो भी उसी टाइम पे हुआ होगा, यानी ड्यूरिंग द रेन ऑफ द औरंगजेब, यानी 17th सेंचुरी। ठीक है, ये तो खैर कल भी आ गया था। अच्छा, इसकी पड़ोस में ना एक और चीज़ मेंशन की भी है, एक एक्ट मेंशन किया हुआ है। जैसे ही कोई एक्ट आएगा वो आपके लीगल का पार्ट होगा, या अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ आएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाएगा, वो भी आपके फिर लीगल में ही जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्शिप्स एक्ट 1991 है, तो ये है उस ज़माने का जब आपके अयोध्या और बाबरी का डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, तब ये एक्ट आया था कि 15 अगस्त 1947 के टाइम पे, मतलब जब आप इंडिपेंडेंट हुए हो उस वक्त किसी भी वर्शिप प्लेस की जो सिचुएशन है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। जहाँ पे मॉस्क हो उसको मॉस्क रखेंगे, जहाँ पे टेम्पल है उसको टेम्पल रखेंगे, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिकॉज जो हिस्ट्री में हुआ वो हुआ, 500-600 साल पहले कोई चीज़ अगर हुई है, किसी राजा ने बनवाया, किसी मुगल एम्परर ने बनवाया, तो उसको उसके ऊपर भी प्रेजेंट में झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए उन्होंने बोला कि ठीक है 15 अगस्त को जो सिचुएशन थी किसी वर्शिप प्लेस की उसको हम वैसे का वैसे ही रखेंगे, लेकिन इस एक्ट में जो है वो ये वाला जो इशू है उसको नहीं शामिल किया गया था। तो इसको एज इट इज़ नहीं रखा गया, ये डिस्प्यूट को इसमें से एग्जेम्प्ट किया गया था। तो ज्ञान वापी वाला जो इशू है उसको तो एग्जेम्प्ट नहीं किया गया था, तो उसको तो फिर वैसा का वैसे ही रखना है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ ये हो गई है कि आपका जो 1991 का एक्ट है वो फोर्सेबल कन्वर्जन जो होता है उसको मना करता है कि आप फोर्सफुली जो है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम आप इसका वायलेशन तो वायलेशन ना हुआ है, सर्वे तो आप कर ही सकते हो, एटलीस्ट इतना तो इसमें पॉसिबल है। तो अभी दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्प्यूट बिटवीन द सर्वे एंड द एक्ट कि भाई क्या करना है। ठीक है, बट ये एक्ट आपके काम का है। द नेक्स्ट वी आर हैविंग एक छोटी सी न्यूज़ है, मतलब जिसके ऊपर एक सिंगल क्वेश्चन बनेगा। दिस शूटर प्रीति रजक बिकम्स आर्मीज फर्स्ट वुमेन सूबेदार। सो शी इज़ इनटू ट्रैप शूटिंग, एंड लास्ट ईयर आपके जो एशियन गेम्स हुए थे होंगजू में, उसमें मैडम को सिल्वर मेडल मिला था। सो अभी शी हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम बीइंग ए हवलदार टू द रैंक ऑफ सूबेदार, एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू बी द सूबेदार। तो ये आपके काम की चीज़ है। ठीक है, ये सारे आपके वो हैं लाइक डिस्कशंस वगैरह हैं, ठीक है, स्पीच वगैरह दिए हुए हैं, तो उसमें ऐसा कोई जनरल अवेयरनेस ही वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई इज पंजाब इन कोर्ट और VSS पावर। सो एक बार थोड़ा मैप देखते हैं। ये जो आपकी इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, ये जो आपकी बॉर्डर है दिस मच, हाँ, यहाँ पे इंडियन जो एक फोर्स है दैट इज़ BSF, जो कि इसको इसका ध्यान रखती है या इसकी सिक्योरिटी में लगी हुई है। ठीक है, और ये जो BSF है ये आती है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, इन सब का कंट्रोल नहीं है BSF के ऊपर। जिस एरिया में BSF रहेगी दैट कम्स अंडर होम मिनिस्ट्री। अभी रिसेंट में ये हुआ है कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पंजाब में BSF का एरिया बढ़ा दिया। मतलब पहले अगर BSF सिर्फ इतनी सी थी, उसको बढ़ा करके ज़्यादा कर दिया कि चलो ठीक है इस पोर्शन में पूरे में BSF रहेगी। अब दिक्कत ये है कि पंजाब बहुत छोटा सा स्टेट है ना, तो इस एरिया को जो BSF के कंट्रोल में आता है उसको 15 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर्स कर दिया गया है। ठीक है, थ्रू एन एक्ट, वो भी एक्ट भी आपके मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और देख ही लेते हैं। लिसन, सेक्शन 139 ऑफ VSF एक्ट 1968, इस एक्ट के थ्रू, मतलब यूजिंग द पावर्स ऑफ दिस एक्ट, ये जो एरिया है आपके उसको इंक्रीज कर दिया गया है, लिसन को बढ़ा दिया गया है। अब पंजाब कह रहा है कि भाई अगर आप ये एरिया बढ़ा दोगे, हमारे तो जितने भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं
वो सारे के सारे इसी एरिया में है। प्लस हमारा तो बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल एक सेकेंड जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो भी हमारा यहीं पर ही है। जैसे इसी एरिया में आपके अमृतसर है, ठीक है, पठानकोट आ गया है, सारे जितने भी आपके पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन जो आ रहा है, फिरोजपुर वगैरह हो गया, तो हमारा तो सारा का सारा जो एग्रीकल्चर डोमिनेंस है वो यहीं रहेगा। अगर ये एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तो स्टेट के पास क्या बचेगा? तो मतलब पंजाब के पास क्या बचेगा? दूसरी चीज़, आपकी जो पुलिस होती है या जो लैंड होती है, ये आपके स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट सब्जेक्ट्स का मतलब हो गया आपके जो शेड्यूल लिस्ट नंबर 7 है ये उसमें आते हैं। मतलब जो ज़मीन है वो स्टेट के पास रहती है, पुलिस है वो भी स्टेट के पास रहती है। लेकिन अगर बीएसएफ आ जाएगी तो फिर ये सारी पावर जो है वो पंजाब की वो चली जाएंगी होम मिनिस्ट्री के पास, ठीक है। तो टेक्निकली देखा जाए तो स्टेट को नुकसान हो जाएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई हमने आपका एरिया तो अभी बढ़ाया है, राजस्थान और ये जो गुजरात वाली जो बॉर्डर्स है इसके ऊपर तो ऑलरेडी 50-50 किलोमीटर 70-70 किलोमीटर हमने किया हुआ है। तो पंजाब का कहना है कि भाई आपने जिस एरिया में काम किया है, जैसे अगर आप बात करते हो राजस्थान की कह रहे हो, तो भाई यहाँ पे तो डेजर्ट है, अगर आप 50 से 100 किलोमीटर पे कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली गुजरात में भी आपकी डेजर्ट ही है ना, सैंड ड्यून्स है, कच्छ का रण है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे यानी पंजाब वाले एरिया में तो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, पॉपुलेटेड एरिया है। राजस्थान में वो पॉपुलेटेड नहीं है, गुजरात में वो पॉपुलेटेड नहीं है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना इकोनॉमी पे और ना ही सोसाइटी पे। हमारे यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। दिस इज़ द डिस्प्यूट, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे, मैंने कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, तो पूरे की पूरी वही चीज़ हो गई। और हाँ, आर्टिकल जो 131 है कॉन्स्टिट्यूशन का, अंडर दिस आर्टिकल पंजाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। और आर्टिकल 131 इज़ फॉर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आपके स्टेट और सेंटर के जो डिस्प्यूट्स हैं वो आते हैं, ठीक है। सो ये अभी आपके एक डिस्प्यूट है। हाँ, खैर एक और चीज़ है कि अलॉन्ग नॉट ओनली पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम में भी सेम आपके एरिया बढ़ाया गया है जो बॉर्डर सिक्योरिटी के पास आता है, ठीक है। अच्छा, साइड में है व्हाट इज़ लद्दाख्स डिमांड ऑन गिलगित बाल्टिस्तान। पहली चीज़ तो ये कि आर्टिकल 370 जो था वो हटा दिया है हमने, जम्मू कश्मीर को 1/2 कर दिया है, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए हैं हमने, जिसमें से एक आपके जम्मू एंड कश्मीर है और एक जो है आपके लद्दाख है, ठीक है। ये सब अब इसमें हुआ ये है कि आपका जो ये है लद्दाख है उसमें आपके लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब विधानसभा नहीं है लद्दाख में। सिर्फ 2 काउंसिल्स बना दिए हैं, एक लद्दाख के लिए हो गई है जो कारगिल वाला एरिया है उसके लिए, और एक हो गई है लेह के लिए। तो 2 काउंसिल्स हैं और 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो विधानसभा की ऐसे ज़रूरत नहीं है। पर आपका जो लद्दाख है उसमें आपके मुस्लिम डोमिनेटेड लोग ज़्यादा हैं, और जो लेह डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपके बुद्धिस्ट ज़्यादा हैं, और कारगिल वाले में आपके मुस्लिम्स हैं। खैर ये तो वैसे भी वेल नोन है कि कारगिल पोर्शन बिलोंग्स टू मुस्लिम्स, और जो आपकी लेह डिस्ट्रिक्ट है उसका थोड़ा सा वो हिली एरिया हो गया, बुद्धिस्ट डोमिनेंस है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो लद्दाख है वो कह रहा है कि भाई हमें तो गिलगित बाल्टिस्तान का भी एरिया दे दो। ये हो गया पूरा ये हो गया जम्मू कश्मीर, और ये हो गया है आपके लद्दाख, ठीक है। और ये हो गया पूरा आपके जो पुराना कश्मीर था, है ना, इसको हमने डिवाइड किया है, ये मान लेते हैं, ठीक है। एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, ठीक है। अब ये हो गया लद्दाख। अब देखो कहीं हमको गिलगित दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये हो गया आपके लेह, और ये हो गया आपके कारगिल, ये वाला पोर्शन, लेह हो गया आपके ये वाला पोर्शन, और ये हो गया आपके गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया। अगर आप थोड़ा और जूम करेंगे, हियर इज दिस बाल्टिस्तान, ठीक है। तो लेकिन से ये वाला पोर्शन हो गया, और हमारी जो LOC है, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, वो ऐसे कुछ ड्रॉ होती है। एक सेकंड थोड़ा क्लियर करते हैं, दैट लाइन इज समहाउ लाइक दिस, ठीक है, मतलब थोड़ा दैट मच स्ट्रेट। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं, दिस इज कॉल्ड एज BOK, ठीक है।
और जो लद्दाख है वो कह रहे हैं कि नहीं हमें ये वाला पोर्शन भी दो, क्योंकि अगर आप मैप देखोगे अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप तो ये वाला जो पोर्शन है वो लद्दाख के कंट्रोल में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी लद्दाख की डिमांड है। ओके ठीक है, पहली चीज़ तो ये डिमांड है। दूसरी वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपने हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस जो वो छीन लिया है अंडर आर्टिकल 370, बट अंडर आर्टिकल 371 आप अदर जो स्टेट्स होते हैं उनको आप स्पेशल प्रोविजंस दे रहे हो, या 6 शेड्यूल में आपने बहुत सारे स्टेट्स हैं उनको शामिल किया हुआ है, तो वी नीड स्पेशल स्टेटस अलॉन्ग विद गिलगिट बाल्टिस्तान। वो बोल रहे हैं कि या तो छठे शेड्यूल में हमें स्पेशल स्टेटस दे दो, आर्टिकल 371 के जो सब पार्ट्स होते हैं उसमें हमें स्पेशल स्टेटस दे दो। तो इस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, और इसके साथ ना कमेटी बनी हुई है, देखो ये देखो, एक तो ये कमेटी है अंडर जी कृष्ण रेड्डी। एक सेकेंड, एक कमेटी है आपकी इसी कॉन्टेक्स्ट में जी किशन रेड्डी, जिसमें आपके लद्दाख के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो काउंसिल्स हैं उनको साथ में लिया गया था कि आपका जो लैंग्वेज है, कल्चर है, या जो लैंड ऑफ लद्दाख उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए। और उसके बाद 2023 में फिर एक नई कमेटी बनी थी विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय। आपके जो भी लद्दाख के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंगेज करके कुछ फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने की बात है। तो मोर और लेस लद्दाख के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी मिले, और साथ के साथ जो है हमारा जो रिलीजन है, कल्चर है, लैंड है, उसको भी प्रोटेक्शन मिले, और साथ में हमें स्पेशल स्टेटस भी मिले। बहुत कुछ चाह रहे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, कैन मलेरिया वैक्सीन रोल आउट बी स्केल्ड अप। अभी रिसेंटली एक जो कंट्री है कैमरून, and it has become the first country to launch the RTS-S malaria vaccine, the type of malaria vaccine। और ये जो वैक्सीन है इन्होंने इसको रूटीन आपका जो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज होते हैं उससे में इसको शामिल कर दिया गया है, ठीक है। प्लस कुछ पायलट प्रोग्राम्स जो हैं वो भी आपके स्टार्ट किए गए हैं, सारे के सारे आपके अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक इंस्टीट्यूशन का नाम मेंशन किया हुआ, गावी। ये एक वैक्सीन अलायंस है विच इज़ कोलैबोरेटिंग विद कंट्रीज टू स्पेंड द वैक्सीनेशन एंड डील विद दीज थिंग्स, जैसे कि ये रहा, ठीक है। इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, the global vaccine alliance which brings together public and private sector, and they are having a shared goal कि हमें थोड़ी सी लाइफ बचानी है लोगों की। सो मेन चीज़ ये हो गई, इट्स अ वैक्सीन अलायंस, दैट्स इट, ठीक है। खैर, coming back to this what you call as latest malaria vaccine, and they are trying to eradicate। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में ये हो गई कि भाई इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि भाई 2027 से हम मलेरिया फ्री हो जाएं, और उसके बाद जो बाय 2030 बिल्कुल एलिमिनेशन हो जाए, ठीक है। प्लस WHO की जो मलेरिया रिपोर्ट है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो मलेरिया केसेस हैं वो अफ्रीका में आते हैं, दैट अकाउंट्स फॉर अराउंड 94% ऑफ द केसेस। और 95% जो डेथ्स होती हैं या जो 2022 में डेथ्स हुई हैं, दे आर फ्रॉम दिस अफ्रीका, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन का मतलब हो गया कि ये हो गया पूरा एशिया, तो ये हो गया आपके साउथ ईस्ट एशियन रीजन। इसमें 66% मलेरिया केसेस आते हैं आपके इंडिया से, ठीक है। तो बर्डन तो हमारे ऊपर भी बहुत है, तो उसकी बात हो गई, ठीक है। और अभी ये जो इस वैक्सीन की बात हो रही है, दिस इज RTS, ये आपके काम करती है अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम विच इज़ द डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट। तो उसके अगेंस्ट काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एलिमिनेशन में हेल्प होगी। उसके बाद इट्स अबाउट अयोध्या टेम्पल। सो बात हो ही गई थी आपकी, नगरा स्टाइल में बना है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। एक सेकेंड, ये 2 लाइन्स आपके कान की ये जो है टेम्पल नगरा स्टाइल में बना है, लेकिन इसके ऊपर जो बने हैं वो शिखर बने हैं, लाइक जो कि सेंटम सेंटोरम होता है जहाँ पे आपकी मेन डेटी की मूर्ति रखी जाती है, उसके ऊपर जो टावर होता है उसको हम शिखर कहते हैं। और उसके ऊपर जो गोपुरम नहीं बने हैं, ठीक है।
टेम्पल के एंट्रेंस वगैरह पे, और प्लस इसमें थोड़ा बहुत द्रविडियन स्टाइल जो टेम्पल्स की है उसमें भी रेफरेंस है, ठीक है। तो कम्प्लीटली इट्स नॉट नगरा स्टाइल, हल्का फुल्का इसमें द्रविडियन स्टाइल का रेफरेंस भी है। अलॉन्ग विद दिस हमने देख ही लिया था कि जो मेन पिंक सैंडस्टोन है, मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ द सैंडस्टोन्स, सो वो हमने सोर्स किया था बांस पहाड़पुर से, विच इज़ इन राजस्थान। और जो ग्रेनाइट स्टोन्स हैं, मतलब सारा सैंडस्टोन नहीं है, मेजरली सैंडस्टोन से बना है, बट जो ग्रेनाइट है वो हमने लिया है कर्नाटका और तेलंगाना से। हाँ, सो मतलब मेन चीज़ ये है कि पूरा का पूरा टेम्पल सैंडस्टोन से नहीं बना है, ठीक है। तो लेकिन जो मेजरली हमने यूज़ किया था सैंडस्टोन, तो वो सैंडस्टोन हमने सोर्स किया है बांस पहाड़पुर राजस्थान से, और बाकी जो हमने ग्रेनाइट यूज़ किया है दैट हैज़ बिन सोर्स्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड तेलंगाना, ठीक है। सो दोनों आपने याद रखने, नॉट ओनली राजस्थान, थोड़ा कुछ हमने कर्नाटका से भी लिया है, थोड़ा कुछ हमने जो है वो तेलंगाना से भी लिया है, ठीक है। आफ्टर दैट, हाँ जी, ये बहुत अच्छी खबर है वैसे तो, इट्स अ गुड न्यूज़ कि आपके जो रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया, उसमें जो रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज है वो बहुत ही कम है, मिनिमल है, मतलब वी आर काइंड ऑफ सेफ। फुकुशिमा, चेरनोबिल जरा थोड़ा डेंजरस नहीं है। एंड वो लेट्स फोकस ऑन द स्टडी, क्या कहते हैं भाई, ये देखिए, अगर आप ये भी पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा आई थिंक। हाँ, रेडियो एक्टिव डेटा लिया गया है लगभग 20 साल का फ्रॉम द 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और लेकिन जो अभी कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए डेटा पुराना मिला नहीं, पुराना क्या, वो थोड़ा नया ही है, फ्रॉम 2013 टू 2020 का डेटा लिया गया है। और इनका कहना है कि भाई 5 किलोमीटर के बियॉन्ड तो आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो कोई कॉन्सेंट्रेशन है कोई भी प्रोडक्ट की, एफिशिएंट प्रोडक्ट की, दैट्स वेरी वेरी मिनिमल। तो 5 किलोमीटर के दूर अगर आप रह रहे हो न्यूक्लियर पावर प्लांट से, कूल, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। और अगर आप ये क्या बोलते हैं उसको, 5 किलोमीटर के अंदर भी अगर आप रह रहे हो तो वो मिनिमल है, कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखें, जब आप फिशन प्रोडक्ट की बात करते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिलीज होती हैं इनटू द एयर ऑल्सो एंड इनटू द वाटर ऑल्सो। तो व्हेन इट कम्स टू इनटू द एयर, सॉरी, मतलब फिशन प्रोडक्ट्स की जब आप बात करते हैं तो कुछ ये चीज़ें आपकी रिलीज होती हैं, विच इंक्लूड्स आर्गन 41, रेडियो आयोडीन, पार्टिकुलर रेडियो न्यूक्लाइड्स, which includes cobalt 60, strontium 90, cesium 137, ट्रीटियम, ये आपकी गैसियस वेस्ट होता है जो आपके रिलीज होता है। जब आप लिक्विड वेस्ट की बात करते हो, इट्स दिस रेडियो आयोडीन, ट्रीटियम, स्ट्रॉन्शियम 90, cesium 137, एक्टिवेटेड प्रोटीन्स, प्रोडक्ट्स लाइक कोबाल्ट, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होती है कि लगभग सेम ही चीज़ें हैं जो एज अ लिक्विड और एज अ गैसियस प्रोडक्ट में रिलीज हो रही हैं, लेकिन द थिंग इज कि जो भी अमाउंट रिलीज हो रही है दैट इज़ वेरी मिनिमल, स्पेशली फ्रॉम द इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। टेंशन की बात नहीं। अब जो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन्होंने कंसीडर किए हैं वो ये वाले हैं। फर्स्ट हो गया फिर कुदनकुलम, प्लस अदर 6 इंक्लूड्स, 6 + 1 कुदनकुलम हो गया 7वां। तो एक सेकेंड, हाँ, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं, एक हो गया आपके कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, अनदर वन फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया तारापुर, नेक्स्ट इज मद्रास एटॉमिक पावर, फोर्थ इज कैगा, फिफ्थ इज राजस्थान वाला, सिक्स्थ इज आपके नौरा, सेवन्थ इज आपके काकरा पार, ठीक है। तो 6 के लिए आपको 20 साल का डेटा मिल गया है, एक जो कुदनकुलम है उसके लिए आपको लगभग 7 साल का डेटा मिल गया, ठीक है। खैर, कंक्लूजन ये है सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है वेस्टर्न इक्वाइन एंसेफेलाइटिस आउटब्रेक इन अर्जेंटीना। रिसेंटली एक मॉस्किटो बेस्ड जो वेक्टर है, उसका मॉस्किटो है, एक डिजीज़ अभी आई है, और मतलब अभी तो केयर नहीं आई है, वापस उसका रीइमर्ज हुई है, उसका आउटब्रेक हुआ अर्जेंटीना में। ऑलमोस्ट 20 साल पहले जो अर्जेंटीना ने इसी डिजीज़ को जो है एलिमिनेट कर दिया था, एंड लेकिन इट्स नाउ बैक, एंड इट्स दिस वेस्टर्न इक्वाइन एंसेफेलाइटिस वायरस इन्फेक्शन है। ये नॉर्मली तो डेडली नहीं होता है, बट कुछ केसेस में इट मे लीड टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। सो देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ अ न्यू डिजीज, और कहाँ पे आउटब्रेक हुआ है वो हमारे काम का है। नेक्स्ट इज ब्रिटेन, इटली, फिनलैंड पॉज फंडिंग फॉर द यूएन एजेंसी इन गाजा। कल परसों एक न्यूज़ आई थी कि एक यूएन एजेंसी है, UNRWA, देखिए दिस यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, ठीक है।
और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहा गया था कि भाई इसके कुछ लोग हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर बाय द पैलेस्टीन, इसमें इन्होंने पैलेस्टीन का सपोर्ट किया है, इसलिए कुछ लोगों को इन्होंने हटा भी दिया था। तो अब क्या हुआ है कि कुछ कुछ नेशंस है, जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन्होंने इस एजेंसी के लिए फंड्स स्टॉप कर दिए हैं, हम पैसे नहीं देंगे। अब आपके ब्रिटेन, इटली और फिनलैंड ने भी पैसा देना बंद कर दिया कि भाई ये तो गलत बात है, आप तो इसराइल पर अटैक कर रहे हो, सो हम तो आपको पैसा नहीं देंगे। तो ये जो बेचारी यूएन एजेंसी है, ये फंस गई है अभी, और इट्स नॉट गेटिंग फंड्स। दैट्स इट। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग, हाँ जी, Bopan Knight 43 shatters the glass ceiling to win his maiden men's double major partner in Ebden, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन्स चल रहे थे, ही वॉज इन टू फाइनल्स, हमने कल परसों में पढ़ा था, अलॉन्ग विद हिज पार्टनर एब्डन, और नाउ दे हैव वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन्स, द ग्रैंड स्लैम, एंड it was a doubles match, and that's great for India. Now, like, he is the oldest person, Grand Slam champion, and now see, ठीक है, एंड दे प्लेड अगेंस्ट सिमोन एंड एंड्रिया, दोनों के नाम याद कर ले कि किसको हराया है, इट इज तब हम कर सकते हैं, अगेंस्ट एन इटालियन टीम। और उससे पहले आपके सिर्फ लिएंडर पेस और महेश भूपति जो है, दे हैव वॉन द टाइटल्स इन द मेंस टेनिस, और इन व्हेन इट कम्स टू वुमेन इट्स योर साइना मिर्जा, शी वॉन इनटू दिस। तो रोहन बोपन्ना अभी आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत गए हैं, बट वो डबल्स है, सिंगल्स नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। एंड उसके साथ एक और चीज़ में मेंशन की हुई है, ये उनका सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल है, और पहले वो एक जीत चुके हैं इन 2017, प्लस ही इज़ गोइंग टू बी द ओल्डेस्ट चैम्पियन टू विन द ग्रैंड स्लैम इन मेंस टेनिस। इससे पहले जो इंसान है वो वाज द ओल्डेस्ट, ही वाज एट द एज ऑफ 40, जीन जूलियन रोजर, ठीक है, इन 2022। So at present, Bopanna won the Grand Slam Australian Open, and साथ में he is going to be the oldest at the age of 43. ठीक है? And I think that's it for today's newspaper. Thank you.